स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हिंदी की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है? नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्ता, राही मासूम रजा या अब्दुल बिस्मिल्लाह। तो गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं भैरव प्रसाद गुप्ता। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इनकी अन्य रचनाएं हैं सती मैया का चौरा और मेरी कहानियां, जो कि इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। कि आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की खराब कर रखी है, तो इनमें से कौन सा उचित शब्द प्रयोग किया जाएगा? मिट्टी, बालू, सूरत या दिमाग। तो इनमें से आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा, यही सबसे उचित शब्द इसके लिए रहेगा। अगला, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सुख से रहना, धीरे धीरे काम करना, बात पर अड़े रहना या प्रतीक्षा करना। तो चैन की बंसी बजाना इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा कि सुख से रहना। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं? गिरिजा कुमार माथुर, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण या त्रिलोचन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कि लोग भूल गए हैं। इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि रघुवीर सहाय को मिला है और ये 1984 में इनको दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला, मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास, उपमा या फिर रूपक अलंकार। तो मुदित मनोहर मानस देखा, इनमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है जो कि माँ वर्ण है, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला, त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। तो त्रिभुवन शब्द में द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जिस समास का पहला पद संख्या बोधक हो वहां द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुवन तो त्रि है जो कि संख्या बोधक है, तो ये द्विगु समास हो जाएगा। अगला, स्वर्गारोहण का सही संधिविच्छेद कौन सा होगा? स्वर प्लस गारोहण, स्वर्गा प्लस रोहण, स्व प्लस गारोहण या स्वर्ग प्लस आरोहण। तो स्वर्गारोहण का सही संधिविच्छेद हो जाएगा स्वर्ग प्लस आरोहण। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें दीर्घ संधि है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बे, लहर, आय या नहर। तो इनमें से पुल्लिंग शब्द है जो कि बे है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जब भी आपको पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द पूछे तो आप जो भी वहाँ पर शब्द दिए गए हों उनको शब्दों के अनुसार ही आप वाक्य बना लीजिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके का वाक्य है, पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। अगला, लोभ यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या फिर समूहवाचक। तो लोभ जो कि भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जिस संज्ञा शब्द में किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, अवस्था, स्वभाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो कि भावों से उत्पन्न चीजें हों वही भाववाचक संज्ञा होती है, क्योंकि जो लोभ होता है उसको कोई देख नहीं सकता है, ये मन के अंदर होता है, भाव के अनुसार होता है, इसलिए भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जैसे कोई एक अकेला नाम लिया जाए, जैसे कि रमेश, सुरेश, ठीक है, या फिर साहीवाल गाय। अगर गाय खाली लेंगे तो गाय जो कि समूहवाचक में आ जाएगी, क्योंकि गाय जो कि झुंड में होती, गाय की कई कई प्रजातियां होती हैं। लेकिन अगर पार्टिकुलर एक गाय का नाम लेंगे यहाँ पर तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगी। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो जातिवाचक वो संज्ञाएं होती हैं जैसे कि अभिनेता, अभिनेत्री, लेखक या कवि, ये सभी जातिवाचक संज्ञा होती हैं। ठीक है। अगला, उसने कहा था किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो उसने कहा था ये प्रसिद्ध कहानी जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, और इसका प्रकाशन अगर आपसे पूछे तो प्रकाशन इसका 1915 में हुआ था। ए राइट ऑप्शन है। अगला, केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका
कौन सी है? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित पत्रिका। इनमें से भाषा है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? तो इनमें से पूछा है कि उपसर्ग के बिना कौन सा शब्द है? न्यून, विधान, उज्ज्वल या त्र्यंबक। तो इनमें से त्र्यंबक नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। न्यून में आपका नी उपसर्ग है, उज्ज्वल में उत उपसर्ग है और विधान में आपका वी उपसर्ग है। ठीक है, तो इसका डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? चना, चमार, चकवा या चंद्र। तो इनमें से तद्भव शब्द नहीं है, जो कि चंद्र नहीं है, ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रसोई घर में कौन सा समास है? द्विगु समास है, अव्ययी समास है, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है या बहुव्रीहि समास है। तो अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो होगा रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर यानी कि रसोई घर। तो इसमें समास आपका हो जाएगा जो कि तत्पुरुष समास हो जाएगा। सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? प्लेट, तलवार, पायल या कैमरा। तो इनमें से पुल्लिंग शब्द है जो कि कैमरा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, इनमें से कौन सा शब्द भाव शब्द का अर्थ नहीं है? विचार, दर, श्रद्धा या चमक। तो इनमें से भाव शब्द का अर्थ जो कि चमक नहीं है, बाकी विचार, दर और श्रद्धा ये सभी भाव शब्द के अर्थ हैं। डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, तालव्य, महाप्राण, अघोष व्यंजन वर्ण कौन सा है? तो इन व्यंजनों में से तालव्य, महाप्राण, अघोष व्यंजन कौन से हैं? ठा, छा, था या झा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। छा वर्ण है जो कि तालव्य भी है, महाप्राण भी है और अघोष वर्ण भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण तालु से होता है उसे ही तालव्य कहा जाता है। इस चित्र को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो इस चित्र को छूना मना है यानी कि यहाँ पर मना किया जा रहा है, तो निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो कार्यालय किस तरीके से लिखा जाएगा? तो सही वर्तनी वाला इनमें से शब्द है जो कि ऑप्शन नंबर बी, कार्यालय इस तरीके से लिखा जाएगा। बी राइट ऑप्शन है। इनमें से अर्धसम मात्रिक जाति का छंद कौन सा है? तो अर्धसम मात्रिक जाति का छंद इनमें से जो कि दोहा है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कुंडलियां, जो कि कुंडलियां विषम मात्रिक होती हैं और रोला, तो रोला सम मात्रिक छंद होता है, ये ध्यान रखेंगे। प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहा जाता है? तो प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को संचारी भाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार संचारी भावों की संख्या कितनी है, तब आपका आंसर हो जाएगा संचारी भावों की संख्या 33 है, जो कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार है। ठीक है, अगला, गिरिधर में कौन सा समास प्रयुक्त है? तो गिरिधर यानी कि वो शब्द जो शब्द किसी अन्य यानी कि तीसरे शब्द का अर्थ दे तो उसमें बहुव्रीहि समास होता है। तो गिरिधर यानी कि श्री कृष्ण को बताया जा रहा है, कहा जाता है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो सन्मार्ग का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा सत प्लस मार्ग, तो इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? स्वर्ण, कुआं, सूरज या कपूत। तो इनमें से तत्सम शब्द जो कि आपका हो जाएगा स्वर्ण। अगर इसका तद्भव पूछे तो स्वर्ण का तद्भव हो जाएगा सोना। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? यानी, द्वंद्व, यानी या उज्ज्वल। तो इनमें से शुद्ध शब्द हो जाएगा यानी। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। अगला, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? विधुर, विपत्नीक, वियोगी या अपत्नीक। तो जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा विपत्नीक, और जिसकी पत्नी मर चुकी हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा विधुर। ठीक है, और किसी के वियोग में पड़े हुए को वियोगी कहा जाता है, और अपत्नीक यानी कि जिसकी पत्नी ना हो उसे अपत्नीक कहा जाएगा। अगला,
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो कि शब्द का सबसे अच्छा विकल्प हो। तो नियत, निश्चित, इच्छा, तरफ या गरीब। तो नियत का सबसे अच्छा उचित विकल्प इनमें से होगा निश्चित। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कि दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला हो। तो शरीर का इनमें से अन्य अर्थ क्या हो जाएगा? कलेवर, बिटप, पद्मा या महिला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शरीर का अन्य अर्थ इसमें हो जाएगा कलेवर। अगला क्वेश्चन है, खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई है? तो दोस्तों ये गलत क्वेश्चन है, किसी गद्यांश का दे दिया गया है, प्रिंट हो गया है। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो कि रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद हो। कि आज दिन भर वर्षा होती रही है, तो इसमें क्रिया विशेषण अव्यय होगा, संबंध बोधक होगा, समुच्चय बोधक होगा या फिर विस्मयादि बोधक होगा। तो आज दिन भर, तो यानी कि इसमें जो अव्यय प्रयुक्त किया गया है वो क्रिया विशेषण अव्यय प्रयुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, डेजिग्नेशन का हिंदी पर्याय क्या हो जाएगा? गंतव्य, पदनाम, प्रतिनियुक्ति या अभिकल्पन। तो डेजिग्नेशन का हिंदी अर्थ हो जाएगा पदनाम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? सहयोग, भूमिका, संस्कार या फिर योगदान। तो इनमें से स्त्रीलिंग शब्द है जो कि भूमिका है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, नीचे गद्यांश दिया गया है, उसके अनुसार आपको नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। तो मोबाइल फ़ोन के एक नहीं अनेक लाभ हैं। मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से निजी जिंदगी के साथ साथ व्यापार के क्षेत्र में भी व्यापक वृद्धि हुई है। आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कहीं भी रहकर अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। इसे हर समय अपने साथ रख पाने के कारण आप हर समय लोगों के संपर्क में रहते हैं। मोबाइल फ़ोन के अनेक लाभों के साथ कुछ हानियाँ भी हैं। जहाँ यह सुखद है वहीं दुखद भी है। जैसे आप कभी सो रहे हैं या खाना खा रहे हैं, उसी समय फ़ोन आ जाए तो काफ़ी बुरा लगता है। आप ड्राइविंग कर रहे हैं और फ़ोन आ जाए तो काफ़ी परेशानी होती है। आप यदि कुछ समय एकांत में बिताना चाहते हैं तो भी मोबाइल उसमें खलल डाल सकता है। और कई बार तो आप बहुत व्यस्त होते हैं और मोबाइल फ़ोन के कारण व्यवधान पड़ जाता है। अर्थात मोबाइल फ़ोन का हर वक्त साथ रहना जहां लाभकारी है, वहीं यह परेशानियों का कारण भी बन जाता है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर हमें मोबाइल फ़ोन के लाभ उठाने हैं तो कुछ परेशानियां भी उठानी पड़ेंगी। वैसे मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से हमें लाभ ही अधिक हैं, बस हमें इसके प्रयोग में कुछ सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। तो ये गद्यांश था, इसके अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कार्य के संदर्भ में मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता क्या है? कि कहीं भी रहकर कार्य पूर्ण कर सकना, खूब बातें कर सकना, नेट का कुशल प्रयोग करना या पैसों का लेन देन कर सकना। तो आजकल तो ये भी हो गया है, ऑप्शन नंबर डी भी इसका हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको गद्यांश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि कहीं भी रहकर कार्य पूर्ण कर सकना, जो कि मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता है। तो ए इसका सही जवाब है। अगला, व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फ़ोन के कारण क्या हो जाता है? लाभ हो जाता है, सहायता मिल जाती है, आराम मिल जाता है या व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। तो व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फ़ोन के कारण व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। अगला, मोबाइल फ़ोन जहां सुखद है वहीं संतोषजनक भी है, आरामदायक भी है, दुखद भी है, यह सुखकारी भी है। तो गद्यांश में यहाँ पर दुखद की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा कि मोबाइल फ़ोन जहाँ सुखद है वहीं ये दुखद भी है। सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, मोबाइल फ़ोन के प्रयोग में सावधानी बरतने से क्या होगा? लाभ, हानि, धन प्राप्ति या परेशानी। तो मोबाइल फ़ोन के प्रयोग में सावधानी बरतने से जो कि लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो जाएगा? हमारा मोबाइल फ़ोन की हानियाँ या फ़ोन के लाभ। तो इन दोनों के बारे में बात की गई है, फ़ोन की हानि के बारे में और फ़ोन के लाभ के बारे में। तो ये तो गद्यांश नहीं हो सकता, तो इसमें मोबाइल फ़ोन जो कि उचित गद्यांश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।